आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेसन नंबर 3। वैसे आपकी बुक में ये लेसन नंबर 4 है और इसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे रसायन में कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, तो वो जो अभिक्रियाएं होती हैं उन सबका वेग अलग अलग होता है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो तीव्र गति से पूरी हो जाती हैं, उनको कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। जैसे अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाएं तो कुछ ही क्षणों में AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। या अम्ल और क्षार के बीच की जो अभिक्रियाएं हैं वो तत्काल संपन्न हो जाती है, अर्थात इनको संपन्न होने में 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकंड लगते हैं और इतने में ये अभिक्रियाएं पूरी। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम मंद अभिक्रिया कहते हैं, जैसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का परमाणुओं का वास्तविक स्थानांतरण होता है इसलिए ये धीमी गति से होती है। या कार्बनिक अभिक्रियाएं, क्योंकि इनमें अणु भाग लेते हैं इसलिए ये भी धीमी गति से होती है, इन्हें मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अति मंद होती हैं, जिनका अध्ययन करना असंभव है, जैसे जैव ईंधन का बनना, नाभिकीय क्षय होना या कार्बन से हीरे का रूपांतरण होना। इनमें जो परिवर्तन है वो प्रेक्षण योग्य नहीं होता, करोड़ों वर्षों बाद परिवर्तन होता है और इसलिए ये अति मंद अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक बलगति की दृष्टि से तीव्र अभिक्रियाएं और अति मंद अभिक्रियाएं का जो अध्ययन है वो हम आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि तीव्र अभिक्रियाएं बहुत कम समय में पूरी हो जाती है और अति मंद अभिक्रियाएं इतना अधिक समय लेती हैं कि उतने वर्षों तक लगातार प्रेक्षण लेना संभव नहीं है। तो हमारे लिए रासायनिक बलगतिकी की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं वो है मंद अभिक्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी में हम पढ़ते क्या है। तो रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न अभिक्रियाओं के वेग, क्रियाविधियों तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम किस किस बात का अध्ययन करेंगे, तो किसी अभिक्रिया का वेग कितना है, अभिक्रिया कौन सी क्रियाविधि से पूरी हो रही है और उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हम ऐसा क्या परिवर्तन करें कि अभिक्रिया तीव्र हो जाए, या ऐसा क्या परिवर्तन करें कि अभिक्रिया कम हो जाए। ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के प्रभाव का भी हम अध्ययन इसी रासायनिक बलगतिकी के अंदर करते हैं। जैसे 3 अभिक्रियाओं के मैंने यहाँ उदाहरण लिए हैं। सबसे पहला है एस्टर का अपघटन। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एस्टर की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो सोडियम एसिटेट और अल्कोहल बनता है। इसी तरह से इक्षु शर्करा का जल अपघटन किया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं, और N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का ताप अपघटन किया जाता है तो हमें NO2 और O2 मिलते हैं। तो ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो मापन योग्य समय में पूर्ण होती हैं और इसलिए इन अभिक्रियाओं का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। एक अभिक्रिया जैसे R से P पूरी हो रही है, एक अभिक्रिया R से P, R का मतलब रिएक्टेंट, अभिकारक, और उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट उत्पाद बन रहा है। मान लीजिए हम समय 0 पर इसका अध्ययन करते हैं तो t = 0 सेकंड पर R की मात्रा 1 मोल और उत्पादों की मात्रा 0 है, परंतु t = कुछ सेकंड, तो 5-7 कुछ भी हो सकते हैं, पर R के मोल क्या हो जाएंगे, 1 मोल में से कुछ मोल कम हो जाएंगे और वो R किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो R के मोलों की संख्या 1 - x हो जाएगी और उत्पाद के मोलों की संख्या x हो जाएगी। इसको अगर हम एक ग्राफ से बताएं तो देखिए, इसमें y अक्ष पर हमने अभिक्रिया का वेग लिया है और x अक्ष पर हमने समय लिया है। तो प्रारंभ में सबसे पहले जो है वो अभिक्रिया का वेग जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन समय के साथ साथ अभिकारक जो है उसकी मात्रा कम होती जाती है और अभिक्रिया का वेग कम होता जाता है, और इस प्रकार से हमको एक x अक्ष पर अनंत स्पर्शी वक्र मिलता है। x अक्ष पर अनंत स्पर्शी का मतलब है यह अभिक्रिया कभी भी पूरी नहीं होती है, कभी भी 100% अभिकारक उत्पादों में नहीं बदलते हैं, लंबे समय तक अभिक्रिया चलती ही रहती है। अभिक्रिया में समय के साथ R की मात्रा कम हो रही है, अभिकारक की मात्रा कम हो रही है और उत्पाद की मात्रा बढ़ रही है, और इसलिए अगर हम किसी भी अभिक्रिया का वेग निकालना चाहेंगे तो वेग के लिए हमारे पास जो सूत्र होगा वो होगा अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा कमी में लगा समय, या उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि बटा वृद्धि में लगा समय। अभिकारक को हमने यहाँ R से व्यक्त किया है और उत्पादों को हमने यहाँ P से व्यक्त किया है। मान लीजिए इसी अभिक्रिया में R से P बन रहा है, उसमें T1 समय पर R की सांद्रता R1 थी, प्रारंभ T1 समय पर R की सांद्रता R1 है और T2 समय पर R की सांद्रता R2 हो गई। सांद्रता को व्यक्त करने के लिए बड़ा ब्रैकेट काम में लिया है यहाँ पर, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, वर्ग ब्रैकेट बोलते हैं। इसी तरह से
T1 समय पर उत्पादों की सांद्रता P1 है और T2 समय पर उसकी सांद्रता P2 है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार के परिवर्तन हो गए। पहला परिवर्तन हो गया समय का, और समय में परिवर्तन को अगर हम डेल्टा टी लिखें तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 आएगा। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन लिखेंगे तो वो आएगा R2 माइनस R1, लेकिन ये ऋणात्मक आएगा क्योंकि अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो प्रारंभ में R1 का मान अधिक था और R2 का मान कम था, तो कम में से अधिक को घटाएंगे तो डेल्टा R का मान हमेशा कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। और उत्पादों की सांद्रता पहले कैसी थी, कम थी और बाद में बढ़ रही है, इसलिए डेल्टा पी का मान जो है वो हमेशा हमारे पास कैसा आएगा, धनात्मक, क्योंकि P2 का मान अधिक है और P1 का मान कम है। इस तरह से डेल्टा पी बराबर P2 माइनस P1 होगा। और यदि हमें यहाँ पर अभिक्रिया का वेग निकालना हो तो अभिक्रिया के वेग का सूत्र हो जाएगा माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये वही सूत्र है जो हमने पीछे पढ़ा है। पीछे हमने लिखा था अभिकारक की सांद्रता में कमी, और अभिकारक की सांद्रता में कमी के लिए मैंने यहाँ चिन्ह कौन सा व्यक्त किया है, माइनस R, और कमी में लगा समय कौन सा है, डेल्टा टी। इसी तरह से P की सांद्रता में वृद्धि डेल्टा पी बटा डेल्टा, तो यहाँ माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब अगर यहाँ पर हमने जो एक ग्राफ लिया था उसको दो भागों में हम बनाए कि पहला जो ग्राफ है, जहाँ देखिए मेरी पेंसिल घूम रही है, वो है अभिकारक की सांद्रता में कमी का। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे देखिए प्रारंभ में उत्पाद की मात्रा 0 है, प्रारंभ में उत्पाद की मात्रा 0 है, y अक्ष पर देखिए उत्पाद की मात्रा ये 0, ये पेंसिल आके रुकी मेरी। धीरे धीरे जैसे जैसे R की मात्रा कम होगी वैसे वैसे आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, वैसे वैसे इसकी सांद्रता बढ़ती जा रही है, यानी कि P का मान बढ़ता जा रहा है और R का मान कम होता जा रहा है। और दोनों ग्राफ को अगर हम एक साथ एक ही चित्र में खींचे तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। देखो मेरी स्पॉटलाइट घूम रही है, जहाँ स्पॉटलाइट घूम रही है वो उत्पादों के बनने का ग्राफ है समय के साथ, और जो लाल रंग से बना रखा है मैंने पेंसिल से इसमें, वो क्या है, अभिकारकों के कम होने की, सांद्रता कम होने की, यानी कि दोनों ही किसको बता रहे हैं, दोनों ही अभिक्रिया के वेग को बताएंगे। लेकिन यह जो वेग शब्द है उस वेग शब्द में अगर हम औसत वेग लिखें तो किसी भी अभिक्रिया का औसत वेग जो है उसका वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि एक रासायनिक अभिक्रिया अनंत समय तक चलती है, अंतिम समय में उसका वेग बहुत कम हो जाता है और प्रारंभ में उसका वेग बहुत तीव्र होता है, तो लगभग उसका जो 90% भाग है वो बहुत कम समय में पूरा हो जाता है और इसलिए औसत वेग निकालने का कोई तात्पर्य नहीं रहता है। फिर भी अगर डेल्टा टी का मान बहुत कम हो और हम उसका औसत वेग निकालना चाहें, है ना, समय में परिवर्तन बहुत कम होगा तो हम उसका औसत वेग निकाल सकते हैं। और तब उसका औसत वेग के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके औसत वेग के लिए हम दो समय लेंगे T1 और T2, और दोनों समय T1 और T2 पर आप चित्र में देखिए, दोनों समय T1 और T2 पर अभिकारकों की सांद्रता C1 और C2 नोट कर लेंगे और उस C1 और C2 का हम अंतर निकाल देंगे, तो C2 माइनस C1 आ गया, ये हो गया डेल्टा C, और समय T1 और T2 का अंतर हो गया डेल्टा T। तो इस तरह से हम किसी भी अभिक्रिया का औसत वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड को चुनेंगे और उस टाइम पीरियड के बीच दोनों सांद्रताओं में जितना अंतर है उस अंतर में समय के अंतर का भाग लगाएंगे तो हम इसका औसत वेग निकाल सकते हैं। लेकिन एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए औसत वेग का इतना कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि अधिकांश अभिक्रिया जो है वो बहुत कम समय में पूरी हो जाती है, जिस और बाद वाले समय में वो उसका कम भाग पूरा होता है, इसलिए औसत वेग कोई मायने नहीं रखता। लेकिन एक नया शब्द जिससे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं, मतलब पर्टिकुलर किसी सेकंड पर 5वें सेकंड वेग, 7वें सेकंड वेग, 10वें सेकंड वेग, इस तरह से हमें किसी पर्टिकुलर एक सेकंड पर वेग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ देखिए आप चित्र में एक P बिंदु ले रखा है मैंने, और उस P बिंदु पर हमें किसी अभिक्रिया का वेग निकालना है, तो हम उसका जो ग्राफ है उस ग्राफ में उस P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, P बिंदु की स्पर्श रेखा खींचेंगे, और P बिंदु की जो स्पर्श रेखा है वो मैंने लाल शाई से खींची, आप देखिए पहले से भी मैंने खींच रखी है। तो इस स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो ढाल ही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब यहाँ C1 और C2 स्पर्श रेखा के दोनों बिंदुओं की क्या हो गई, सांद्रताएं हो गई, और T1 और T2 क्या हो गया, दोनों बिंदुओं के बीच का समयांतर हो गया। और इसके अगर हमको तात्क्षणिक वेग निकालना हो तो क्योंकि ये दोनों बहुत अल्प परिवर्तन है, C1 और C2 यहाँ बहुत बड़े बता रखे हैं मैंने, लेकिन ये परिवर्तन हम अल्प परिवर्तन लेते हैं, और अल्प परिवर्तन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब समय इतना कम लिया है कि वह 0 के बराबर है, वह 0 के बराबर होने जा रहा है, दोनों का अंतर 0 के बराबर है। तो उस कंडीशन में इसका तात्क्षणिक वेग का सूत्र हो जाएगा v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा टी। और जो गणित के विद्यार्थी वो जानते हैं जब इस तरह से लिमिट हटा दी जाती है तो वो बन जाता है प्लस माइनस dc अपॉन dt।
लिमिट को उसके साथ जोड़ दिया, समझ लिया। तो इसको हम लिखते हैं v इक्वल टू प्लस माइनस dc अपॉन dt, जहां dc का मतलब है सांद्रता में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन, जिसे गणित की भाषा में सांद्रता का अवकलज बोल सकते हैं, और dt का मतलब है समय में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन, जिसे गणित की भाषा में समय का अवकलज बोल सकते हैं। प्रायोगिक रूप से इतना सूक्ष्म, इतना कम परिवर्तन संभव नहीं है, अतः स्पर्श रेखा का ढाल ही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और इसलिए अगर हमें बिंदु P पर तात्क्षणिक वेग निकालना है तो उसका सूत्र हो जाएगा तात्क्षणिक वेग बराबर tan थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इस तरह से हम किसी अभिक्रिया में किसी पर्टिकुलर समय तत्काल उसी क्षण उसका जो वेग है उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभिक्रिया का वेग जो हम ज्ञात करते हैं, उस वेग का उसकी स्टोइकियोमेट्री के साथ बहुत बड़ा संबंध होता है। जैसे एक वेग जो है वो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, या परिवर्तन की दर है उसी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अतः आवश्यक है कि अभिक्रिया का कोई भी समीकरण क्या होना चाहिए, संतुलित समीकरण होना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने एक अभिक्रिया लिखी है a प्लस बी मिलकर के हमको दे रहे हैं c प्लस डी, और उन सब का जो आगे का गुणांक है वो 1 है। ये संतुलित समीकरण है कि a के 1 मोल b के 1 मोल से क्रिया करके c के 1 मोल और d के 1 मोल हमको दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम इसका वेग ज्ञात करना चाहें तो समय के साथ साथ a की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। समय के साथ साथ b की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। समय के साथ साथ c की मात्रा में क्या होगी, तो वृद्धि होगी। और समय के साथ साथ d की मात्रा में क्या होगी, तो वृद्धि होगी। इसका मतलब इसका वेग निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, a की मात्रा में कमी बटा कमी में लगा समय, या b की मात्रा में कमी बटा कमी में लगा समय, या c की मात्रा में वृद्धि बटा वृद्धि में लगा समय, या d की मात्रा में वृद्धि बटा वृद्धि में लगा समय। और इसलिए v बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कमी के लिए माइनस चिन्ह प्रयुक्त करेंगे तो a और b दोनों में कमी हो रही है, तो माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dB अपॉन dt। परंतु यह इधर जो वृद्धि हो रही है उत्पादों की मात्रा में उसके बराबर होगी, उस वेग के बराबर होगी। तो dc अपॉन dt बराबर dt अपॉन dt, दोनों कैसे आएंगे, धनात्मक आएंगे। उत्पादों के रूप में अगर वेग को लिखेंगे, उत्पादों के पद में लिखेंगे तो वहां प्लस आएगा, और अभिकारकों के पद में लिखेंगे तो माइनस आएगा। जिस वेग से a और b की सांद्रता घटती है उसी वेग से c और d की सांद्रता बढ़ती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर इस ढंग से लिख सकते हैं। परंतु उसके नीचे देखिए आप एक अन्य अभिक्रिया, उस अभिक्रिया में a के 2 मोल मिलकर के क्या कर रहे हैं, a के 2 मोल मिलकर के c का 1 मोल और d का 1 मोल बना रहे हैं। अर्थात a की सांद्रता कम होने का वेग c और d की सांद्रता बढ़ने के वेग से दुगुना है। a के 2 अणु कम होते हैं तब जाकर c का 1 अणु और d का 1 अणु बनता है, ऐसे हम सरल भाषा में इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ a का लॉस कितना हो रहा है, डबल, और तब जाके c और कितने बन रहे हैं, सिंगल बन रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को जब हम लिखेंगे तो इसका संतुलित होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ हम संतुलित समीकरण नहीं लिखेंगे और फिर उसका वेग व्यंजक लिखेंगे तो वो गलत आएगा, क्योंकि देखिए इसका वेग व्यंजक क्या हो जाएगा, तो यहाँ a की सांद्रता में कमी और a की सांद्रता में कमी का क्या, आधा, क्योंकि उत्पादों के 2 बन रहे हैं और उत्पाद 2 बन रहे हैं तो दोनों की सांद्रता से इसकी सांद्रता में कमी होने की दर क्या है, डबल है। और इसलिए इसका जब हम वेग लिखेंगे तो वो वेग हमें लिखना पड़ेगा v बराबर -1/2 dA अपॉन dt। जो गुणांक था 2 वो कहाँ गया, हर में आ गया। और माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि a क्या है, अभिकारक है, और अभिकारक के पदों में हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो इस तरह से इसका वेग अगर हम अभिकारक के पदों में लिखेंगे तो -1/2 dA अपॉन dt, जहां a स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसका मतलब होगा वो a की सांद्रता को व्यक्त कर रहा है। परंतु अगर हम इसको उत्पादों के रूप में लिखेंगे तो ये आएगा dc अपॉन dt बराबर dd अपॉन dt, यानी कि c की मात्रा में वृद्धि या d की मात्रा में वृद्धि, c की सांद्रता में वृद्धि या d की सांद्रता में वृद्धि। और इन दोनों के आगे समीकरण में गुणांक कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है और 1 है, इसलिए हमने यहाँ हर में किसी भी गुणांक का गुणा नहीं किया। तो जब कोई संतुलित समीकरण हमको दी हुई हो तब उसका हम वेग व्यंजक, वेग का समीकरण लिखेंगे, वेग ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखेंगे, तो हमें उसमें क्या लिखना है, जो उसका गुणांक है वो कहाँ आ जाएगा, हर में आ जाएगा। और जो भी वो पदार्थ है उसकी सांद्रता अगर वो अभिकारक है वो बढ़ रही है इसलिए माइनस चिन्ह आएगा, और अगर वो उत्पाद है तो उसकी सांद्रता बढ़ रही है इसलिए प्लस चिन्ह आएगा। तो जैसे मैंने नीचे एक उदाहरण दिखा है, देखिए आप 5 Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस gives 3 Br2 प्लस 3H2O। ये एक संतुलित समीकरण है
और अगर हमें ये पूछा जाए कि इस संतुलित समीकरण का वेग जो है वो बी आर के पदों में निकालो, तो बी आर माइनस के पदों में इसका क्या हो जाएगा? तो चूंकि इसके आगे गुणांक 5 है, इसलिए हमको 1/5 करना पड़ेगा। क्योंकि ये अभिकारक है, इसलिए माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा और इस तरह से यहाँ वेग हो जाएगा -1/5 डेल्टा बी आर माइनस अपॉन डेल्टा टी। बी आर ओ थ्री के पदों में निकालेंगे, तो क्योंकि बी आर ओ थ्री क्या है? अभिकारक है, इसलिए माइनस चिन्ह आएगा। डेल्टा बी आर ओ थ्री माइनस बटा डेल्टा टी, यहाँ हर में कोई गुणांक नहीं आएगा क्योंकि बी आर ओ थ्री के आगे कोई गुणांक नहीं है। लेकिन H प्लस के पदों में लिखेंगे, तो H प्लस के पदों में लिखने पर H प्लस भी क्या है? यहाँ पर अभिकारक के रूप में है, बाईं तरफ लिखे हुए हैं, अभिकारक के पद में है, इसलिए यहाँ -1/6 डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा टी आएगा। 6 क्यों आया? क्योंकि H प्लस के आगे 6 का गुणांक है और वो गुणांक हर में चला जाता है, तो -1/6 डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा टी। बी आर टू यानी कि उत्पाद के पदों में लिखेंगे, तो उत्पाद के पदों में हमेशा प्लस चिन्ह आता है, परंतु इसका गुणांक 3 है, इसलिए यहाँ 1/3 डेल्टा बी आर टू अपॉन डेल्टा टी आएगा, माइनस चिन्ह नहीं लगाना पड़ेगा। और H2O के पदों में लिखेंगे तब भी यहाँ आएगा 1/3 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। तो सभी पदों में से किसी भी एक द्वारा हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। वेग चाहे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें किसी भी पद से ज्ञात करो। बी आर माइनस आयनों की सांद्रता में कमी है, उससे वेग निकालो। बी आर ओ थ्री माइनस आयनों की सांद्रता में कमी है, उससे वेग निकालो। H प्लस आयनों की सांद्रता में कमी है, उससे वेग निकालो। या बी आर टू की मात्रा में वृद्धि हो रही है, उससे वेग निकालो। या फिर H2O की सांद्रता में जो वृद्धि हो, H2O की मात्रा में जो वृद्धि हो रही है, उससे वेग निकालो। तो सभी वेग जो हैं वो हर प्रकार से क्या आएंगे? समान आएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हम रासायनिक बल गतिकी में आज हमने जो पढ़ा वो था अभिक्रिया, तीव्र, मंद, अतिमंद। तीव्र और अतिमंद अभिक्रियाओं के बारे में हम रासायनिक बल गतिकी में अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम और बहुत ज्यादा होता है, परंतु हमने यहाँ मंद अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। इसमें जो मूलभूत बातें हमने पढ़ी वो थी औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, वेग ज्ञात करने के लिए सूत्र, और फिर हमने किसी अभिक्रिया के वेग और स्टोइकियोमेट्रिक में क्या संबंध होता है, इतना आज हमने पढ़ा। धन्यवाद।